और इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और फिर मूव ऑन करेंगे। अब इंट्रोडक्शन इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर क्योंकि आप बार बार सेम वर्ड सुनोगे, सेम ही तरह के टॉपिक्स देखोगे। कोडिंग के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती आपको, कंसेप्ट आपका बेस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आप सुनोगे, कुछ ऐसे वर्ड जो आप जनरली सुनते रहोगे, जैसे कि फर्स्ट वर्ड आपके पास सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो जब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन कर देते हो तो उनको कंबाइन करने के बाद आपके पास एक सॉफ्टवेयर बनता है। अब बात आती है कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी कह सकते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो हमने एक वर्ड सीखा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आप विजुअली थोड़ा सा समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि अज्यूम करो कि आपके पास एक फाइल है। इस फाइल के अंदर आपने यहाँ पे कोड लिखा है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे है। कोड का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस, कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि करना क्या है। तो ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी सेकंड इंस्ट्रक्शन है। इस तरह से आपने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखी और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिख देते हो तो वो आपका एक प्रोग्राम बन जाता है। इसी तरह से आप मल्टीपल प्रोग्राम लिखते हो और जब उन सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन कर देते हो तब आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है। इसके आप हज़ारों एग्जांपल्स देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेंट यूज़ कर रहे हो। अब पेंट की अगर बात करें तो पेंट आपका एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए इसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें फाइल का ऑप्शन दिख रहा है और फाइल के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे न्यू एक प्रोग्राम है। ओपन, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके पीछे भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है कि हमारे सिस्टम से कोई भी फाइल को पिक करने में हमारी हेल्प करता है। सेव, ये भी एक प्रोग्राम है। जब भी हमें फाइल को सेव करना होता है, रिप्लेस करना होता है तो हम सेव की हेल्प लेते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम व्यू की बात करें तो व्यू के अंदर भी कुछ यहाँ पे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। जैसे जूम इन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक कोड चलेगा जो आपकी स्क्रीन को जूम इन करेगा। ऐसे जूम आउट है हमारे पास, जो कि अगेन एक प्रोग्राम है। तो इस तरह से हमारे पास इस पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं और इन्हीं सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन करके ही हमारा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, यह सॉफ्टवेयर बनता है। तो यहाँ पे सारे जितने भी छोटे छोटे फीचर्स हैं ये सारे आपके प्रोग्राम्स हैं, ऐसे समझ लो। तो ये हो गया आपके पास सिंपल कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि आपके पास किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब मार्केट के अंदर आपको बहुत तरह के सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर जो आप सबसे ज़्यादा सुनोगे या देखोगे वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें काफ़ी वर्ड्स लिखने हैं। तो अज्यूम कर लो कि एक है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर प्रॉपर वे में बना लें इसको तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह से हमारे पास आते हैं वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह से हमारे पास कुछ फील्ड्स भी आते हैं, जैसे कि मोबाइल लिख देते हैं फिलहाल, मोबाइल सॉफ्टवेयर। इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये बताने का फ़ायदा क्या है, इससे आपको ये आइडिया चलेगा कि जो आप ये लैंग्वेज पढ़ रहे हो सी या फिर C++, ये किन तरह के सॉफ्टवेयर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो जो सबसे बेस होता है, मतलब जहाँ से आपकी ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, वो बेस आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कंपाइलर। अभी के लिए बस आपको सुनते रहना है क्योंकि धीरे धीरे आपको अपने आप समझ आता जाएगा ही। कंपाइलर होते हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास होते हैं लोडर्स। ये आपके सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर अवेलेबल होते हैं पहले से। इसी तरह से आपके पास आते हैं लिंकर्स, फिर आते हैं आपके पास ड्राइवर्स, देन आपके पास आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिर आपके पास इंटरप्रेटर्स होते हैं। इस तरह के आपके पास बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो कुछ आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसे कंपाइलर भी आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनका काम क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे होते हैं जो कि सिस्टम को रन करने में आपकी हेल्प करते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता है आपको क्या होते हैं। तो हार्डवेयर होता है आपके पास, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, फिजिकली अवेलेबल होते हैं, वो आपके हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि CPU हो गया आपका, आप टच कर सकते हो। लैपटॉप की स्क्रीन होगी आपकी, कीबोर्ड हो गया, ये सारे क्या है? हार्डवेयर्स। क्यों? क्योंकि आप इनको देख सकते हो, टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर के ऊपर रन करते हैं। तो जैसे कंपाइलर की अगर हम बात करें, कंपाइलर भी आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये किस चीज़ में आपकी हेल्प करता है? ये आपकी हेल्प करता है, अज्यूम करो ह्यूमन कुछ कोड लिख रहा है, ह्यूमन ने कुछ कोड लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, अज्यूम करो ह्यूमन ने लिखा कि ए के अंदर 10 स्टोर करना है, बी के अंदर 20 स्टोर करना है, सी के अंदर इन दोनों को ऐड कर देना है और फिर प्रिंट एफ कर देना है सी। एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम के अंदर चार इंस्ट्रक्शंस हैं। अब कंपाइलर का काम क्या होता है? अब ये कोड ह्यूमन ने लिखा है, लेकिन जो हमारा सिस्टम होता है या कंप्यूटर सिस्टम होता है वो सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। और वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बाइनरी। और बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 1। अब कंप्यूटर चाहे जितने मर्जी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बुलाते हैं 0 1। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है तो आपके पास बाइनरी डिजिट्स होते हैं या फिर बिट्स बुला सकते हो आप। बिट्स का नाम सुना पहले आपने? थोड़ा सा आइडिया होगा फिर आपको। जैसे कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल 10 लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे 9 लिखना है। अब ह्यूमन के लिए 9 ये वाली चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर के लिए 9 क्या होता है? कंप्यूटर के लिए कुछ ऐसा होगा 0 1 0 1 0 0 1, इस तरह से कुछ। मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। अगर आपको एक्यूरेट के बारे में जानना है तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है 1 2 4, फिर आपको डबल करते जाना है 8 16 34 एंड सो ऑन, और डबल करते जाना है। तो अगर आपको 9 लिखना है तो 9 कैसे लिखा जाएगा? 8 और 1। तो अगर आपको 9 को बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 1 0 0 1, ये आपका 9 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 24 लिखना है तो 24 कैसे लिखा जाएगा? आपको बस ऐड ऑन करना है 16 और 8 आई थिंक, तो ये आपका 24 हो जाएगा। तो बाइनरी के अंदर 24 को कैसे लिखा जाएगा? 1 1 0 0 0। तो ये बाइनरी है। ह्यूमन के लिए आपके पास 24 ये है, लेकिन मशीन किस तरह से समझती है 24 को? इस तरह से 1 1 0 0 0। आपको बेसिकली ऐड ऑन करना है, जैसे 16 + 8 24। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है 11, तो 11 कैसे लिखेंगे हम? 8 फिर 2 10 + 11। तो 11 लिखने के लिए आप सिंपली लिखोगे 1 0 1 1, तो ये 11 है। तो इन समरी ह्यूमन जो भी कोड लिख रहा है वो हमारे तरफ, मतलब हम उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर को उसको समझना है तो कंप्यूटर क्या करता है? इस कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर या फिर बाइनरी प्रोग्रामिंग के अंदर। और ये काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसी सॉफ्टवेयर को बुलाया जाता है कंपाइलर। अब कुछ चीज़ें जो बीच में स्किप हो रही हैं तो वो वाली चीज़ कवर कर लेते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस और सेकंड आती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस। तो जब भी लैंग्वेज की बात होगी ये 2 तरह की होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? तो डिफरेंस सिंपल सा होता है, आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है, मतलब जो भी लैंग्वेज ह्यूमन पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, लिख पा रहा है, उनको हम बुलाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। वो सारी लैंग्वेजेस जिसको ह्यूमन रीड कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, लिख पा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो होगी आपकी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी होगी आपकी, उसके बाद पाइथन होगी, सी होगी, जावा होगी। ये सारी लैंग्वेजेस आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि पाइथन की बात करें उसको भी ह्यूमन ही लिख रहा है, सी की बात करें उसको भी ह्यूमन लिख रहा है। तो ह्यूमन द्वारा अंडरस्टैंडेबल सारी लैंग्वेजेस को आप हाई लेवल लैंग्वेज बुलाओगे। तो लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? वो सारी लैंग्वेजेस जिसको मशीन समझ पाती है। लो लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। और मशीन सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझती है 0 1। तो ये आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो अगर आप कंपाइलर की छोटी सी डेफिनेशन अपने पास रखना चाहते हो तो आप सिंपली बोल सकते हो, मतलब अभी की समरी के अकॉर्डिंग, कि टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज वी आर यूजिंग कंपाइलर्स। क्योंकि ह्यूमन ने जो कोड लिखा है उसको मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाना ये कंपाइलर का काम होता है। तो सिंपल डेफिनेशन, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज वी आर यूजिंग कंपाइलर या फिर
कंपाइलर सॉफ्टवेयर। क्लियर इतना? इसके बाद कुछ और आते हैं आपके पास, जैसे लोडर्स हो गए। लोडर्स बेसिकली हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम परमानेंटली डाटा को सेव करते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव, आपकी लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव लगी होगी या फिर एसएसडी लगी होगी, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो वहाँ पे डाटा को लोड करने के लिए हम लोडर्स का यूज़ करते हैं। इस तरह से लिंकर्स आते हैं हमारे पास जो लिंकिंग का काम करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो इंक्लूड हो रही है, तो उन चीज़ को लिंक करने के लिए हम लिंकर्स का यूज़ करते हैं। ड्राइवर्स ये काफ़ी मेन होते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं। बेसिकली ड्राइवर्स के अंदर कुछ इस तरह का कोड होता है जो डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है, आपने जैसे ही पेन ड्राइव सिस्टम के साथ कनेक्ट किया तो आपको एक साइड में यहाँ पे मैसेज शो हो जाता है कि न्यू हार्डवेयर कनेक्टेड या ऐसा कुछ। तो वो किसके काम होते हैं? ड्राइवर्स के। तो ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे कि विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हो, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर ही सारा सारा काम चलता है। फिर इंटरप्रेटर, थोड़ी देर में करते हैं हम डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर। फिलहाल के लिए हमने इतना समझा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हीं में से एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप ये सारी सारी चीज़ें बनाते हो। अब मैं इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन सब को बनाने के लिए मोस्टली यूज़ करते हो आप सी या फिर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सिर्फ इनके लिए बात हो रही है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन भी आपके पास दो तरह की होती हैं। एक तो होती है जो कि आप एप्लीकेशन को आप सिंपली मोबाइल एप्लीकेशन की तरह समझ सकते हो, जिस तरह हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं और जिस तरह हमारे पास मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम उनकी बात करते हैं जिनको हम विंडोज़ के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने अभी पेंट ओपन करा था, पेंट भी आपका एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसी तरह से कोई गेम हम यूज़ करते हैं, प्ले करते हैं, वो भी आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो गेम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। आप सी की हेल्प से भी बना सकते हो, आप C++ की हेल्प से भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे पाइथन की हेल्प से भी ये बना सकते हैं। हम जावा की हेल्प से भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपके पास काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, आप किसी से भी बना सकते हो, चाहे वो आप सी लैंग्वेज यूज़ कर लो, चाहे पाइथन, चाहे जावा, चाहे कोई और। इसी तरह से अगर आपको वेब डेवलपमेंट वाली साइड जाना है, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने हैं, तो उस केस में भी आपके पास काफ़ी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस भी लाइक HTML जो आपने पढ़ी हुई है, फिर CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड सो ऑन। ये सारी लैंग्वेजेस आपकी हेल्प करती है वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में। इसी तरह से अगर फ़ोन या फिर मोबाइल के लिए आपको एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, जैसे व्हाट्सएप हो गया और कोई भी गेम जो भी आप प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशंस देखते हो, मोबाइल एप्लीकेशन, वो सारी भी आपके सॉफ्टवेयर है और इनको डिज़ाइन करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, अलग लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे कि आप इसको बना सकते हो फ्लटर की हेल्प से। फ्लटर अगेन आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर आपके पास एक आती है रिएक्ट बोल के, फिर आपके पास आती है एक स्विफ्ट बोल के। ये आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आप इनकी हेल्प से मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग। तो अभी के लिए इन समरी जो आपको ध्यान में रखना है वो इतना सा रखना है, मतलब जो भी हमने ये पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर सी लैंग्वेज की हेल्प से या C++ लैंग्वेज की हेल्प से हम जो मोस्टली डिज़ाइन करते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ये वाली चीज़ें। और एक और चीज़ कि जितनी भी हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, जैसे पाइथन होगी, जावा होगी, इन सब को डिज़ाइन करने के लिए भी कहीं ना कहीं पे C++ या सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। ओके, डन इतना? कुछ पूछना हो यहाँ तक, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का? तो कब डिज़ाइन हुई थी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन से ईयर में पूछना? 1979। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी 1979 में। किसने करी थी? नाम देखा आपने प्रोनाउंस करके? हाँ, मैंने लिखा था कोई स्टॉक। तो इन्होंने करी थी, और कहाँ पे करी थी? इन्होंने की थी ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप एट AT&T बेल लैब। बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है,
अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। तो यहाँ पे इन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप करी थी 1979 में। तो अभी आपको एक चीज़ और जो समझनी है कि हमारे पास लैंग्वेजेस की जब भी बात होती है तो हमारे पास लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि लैंग्वेजेस आपके पास हाई लेवल और लो लेवल होती हैं, वो अलग है। लेकिन कोड किस तरह से लिखते हैं उस वे में अगर हम बात करें तो लैंग्वेजेस के आपके पास या तो प्रोसीजरल होती हैं या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बात करें कि आपके पास जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर C++ है वो किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर हम सी की बात करें तो सी आपके पास एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर हम C++ की बात करें तो C++ आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर डाल के C++ डिज़ाइन हुआ है वो यही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो C++ इज इक्वल टू सी विद ऊप्स। मतलब C++ को डिज़ाइन करने के लिए सी लैंग्वेज को यूज़ हुआ था। मतलब जितने भी फीचर, जितनी भी प्रॉपर्टीज, सारा कुछ सी के अंदर अवेलेबल था वो सारी की सारी सी के अंदर डाली गई, प्लस एक एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ऐड करी गई, वो थे ऊप्स के कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट। और C++ नाम इसका इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर एडिशन हुई है। इस चीज़ की एडिशन इन कंसेप्ट्स की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स की। अब प्लस तो वैसे एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। जैसे कि क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 और मुझे a की वैल्यू बढ़ानी है, इंक्रीमेंट करना है, तो हम लिख देते हैं a++। इससे क्या होता है a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए C++ बना है। मतलब यहाँ से बना है इस तरह का एक लॉजिक यूज़ करके। लेकिन आपको जो समझना है वो यही है कि C++ बेसिकली है सी का एक अपग्रेडेड वर्जन, जहाँ पे हमने सी के सारे फीचर इंक्लूड करें हैं और साथ में ऊप्स के कंसेप्ट ऐड करें हैं। दैट्स इट। तो बात करते हैं C++ आपके पास किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको दो तरह की अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी जब आप स्टार्ट करोगे सी को पढ़ना। एक आपके पास आती है C++ और एक आपके पास आती है VC++। सी लैंग्वेज या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बुलाया जाता है CUI। इट सिंपली स्टैंड्स फॉर करैक्टर यूज़र इंटरफेस, करैक्टर यूज़र इंटरफेस। और VCC को क्या बुलाया जाता है GUI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। GUI सिंपली स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस सिंपल सा है कि जब भी आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड करोगे, उस कोड को एग्जीक्यूट करोगे, तो जब भी आपके पास रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमेशा आपके पास कंसोल के अंदर आएगा। कंसोल क्या होता है? जैसे हम कल CMD ओपन कर रहे थे, CMD आपका कंसोल है, मतलब एक ब्लैक स्क्रीन जिसके ऊपर टेक्स्ट में डाटा आता है। तो जब भी आपने सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो आपको पलटकर हमेशा डाटा मिलेगा टेक्स्ट के अंदर। दैट्स वाई सी लैंग्वेज को बोला जाता है करैक्टर यूज़र इंटरफेस। मतलब आपको डाटा करैक्टर में मिलेगा, टेक्स्ट में मिलेगा। लेकिन VCC की बात करें तो इट सिंपली स्टैंड्स फॉर विजुअल C++। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोड को रन करते हो, विजुअल का सिंपल सा मतलब होता है ग्राफ, इमेजेस वगैरह, ये सारा कुछ। मतलब जब भी आपको कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है सी लैंग्वेज की हेल्प से, तो आप VCC का यूज़ करते हो, जहाँ पे आप इमेजेस, वीडियो वगैरह कुछ भी प्ले करवा सकते हो। मतलब इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप सी सीख रहे हो, तो आपको जो भी प्रोग्राम की आउटपुट मिलेगी वो कंसोल के अंदर मिलेगी, टर्मिनल के अंदर मिलेगी और हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो हम थोड़ी देर पहले वर्ड यूज़ कर रहे थे, प्रोसीजरल और ऊप्स बेस्ड, क्या डिफरेंस होता है इनमें? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेकंड आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मतलब हम सी की बात करें, सी आपकी प्रोसीजरल बेस्ड है, और C++, रूबी, जावा, ये सारी आपके पास ऊप्स बेस्ड है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम डिवाइड होता है फंक्शंस के अंदर, स्मॉल फंक्शंस के अंदर। अभी के लिए आपको नहीं पता होगा फंक्शंस क्या होते हैं, बाद की बात है। ऐसे समझो कि अगर आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए आपका कंप्लीट प्रोग्राम ये डिवाइड होता है छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ये आपके पास सारे फंक्शंस हैं। तो इन सारे फंक्शंस कंबाइन करके आपका मेन प्रोग्राम बनता है।
आप इनको फंक्शंस बुला सकते हो, इंस्ट्रक्शंस बुला सकते हो या प्रोसीजर बुला सकते हो। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास सारा का सारा कोड फंक्शंस के अंदर डिवाइड होता है और उन फंक्शंस को कंबाइन करके ही आपका मेन प्रोग्राम बनता है जिसको आप एग्जीक्यूट करवाते हो। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, अभी टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है ये हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है कि अज्यूम करो आपने कोड लिखा या आपने कोड लिखा है, तो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोड होते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। मतलब वो सबसे पहले नीचे से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं। पहले नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर ऊपर को जाएंगे धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते हुए। इसी तरह से जब हम बात करते हैं उप्स की और कुछ एग्जाम्पल की बात करें, प्रोसीजरल के अंदर आपके पास एग्जाम्पल आते हैं, जैसे सी लैंग्वेज होगी आपकी, फिर एक पास्कल करके आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ये भी सी का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक आपके पास कोबॉल बोल के आती है, और भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपके पास। आई थिंक मॉड्यूलो भी प्रोसीजरल है आपके पास। तो ये सारे आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपका सारा का सारा डाटा, मतलब जो भी आप कोड करते हो ऐसे समझो, ये सारा का सारा कोड डिवाइड होता है क्लासेस के अंदर, क्लास 2, क्लास 3 एंड सो ऑन। प्रोसीजरल के अंदर आपका सारा का सारा कोड डिवाइड होता है फंक्शंस के अंदर, छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर। ऊप्स के अंदर आपका जो कोड होता है वो डिवाइड होता है क्लासेस के अंदर। बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उनके अंदर आपका कोड डिवाइड होता है और उनको कंबाइन करके आपका मेन कोड बनता है। और ये जो क्लासेस होते हैं इनके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। इनको हम आगे चलकर पढ़ेंगे, तो उसकी हेल्प से आपका कोड मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। दैट्स वाई ऊप्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि C++ के अंदर आप ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ोगे, फिर अगर आप पाइथन पढ़ते हो उसके अंदर आपको ऊप्स के कंसेप्ट दिखेंगे, अगर आप जावा पढ़ते हो उसके अंदर आपको ऊप्स के कंसेप्ट मिलेंगे, फिर आपके पास लेट्स से जावा स्क्रिप्ट, इसके अंदर भी ऊप्स के कंसेप्ट हैं। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मोस्टली फेमस, वो सारी की सारी फॉलो करती हैं ऊप्स के कंसेप्ट को, और ये यूज़ करती है टॉप डाउन अप्रोच। अभी के लिए बस आप याद रखो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती हैं टॉप डाउन अप्रोच, और ऊप्स जो है वो यूज़ करता है बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन। तो फिर आपका कोड ऐसे नहीं एग्जीक्यूट होगा, ऊपर से नीचे को एग्जीक्यूट होगा। ये आपको तब समझाएगा जब हम कोड करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, तो आपको समझाएगा कि हम कहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं। उसके भी आपके ऊपर आपको समझाएगा कि ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज आपकी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रही है, तो ऊपर से नीचे को कोड एग्जीक्यूट होता है, और ऊप्स बॉटम अप अप्रोच यूज़ करता है, तो नीचे से ऊपर को कोड आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो बस इतना से याद रखना आपको अभी के लिए। अब आती है आपके पास मेन बात कि कोड आपका एग्जीक्यूट कैसे होता है। बस ये हम कुछ टाइम तक की करेंगे थ्योरेटिकल, इसके बाद सारा कुछ आपका प्रैक्टिकली हुआ करेगा। हाउ कोड रन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी आप वाइवा वगैरह दोगे आगे चलकर तो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाते हैं यहाँ से। तो अज्यूम करो आपने कोड लिखा, उस कोड को बुलाया जाता है सोर्स कोड। आपने कोड लिखा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी लिखा था, मतलब जो भी डेवलपर कोड लिखता है उसको सोर्स कोड बुलाया जाता है। कोड लिखने के बाद हमने उस कोड को सेव कर दिया। सेव करने के लिए क्या यूज़ किया था हमने, एक्सटेंशन क्या यूज़ करी थी, क्या एक्सटेंशन यूज़ करी थी हमने कोड को सेव करने के लिए क्या एक्सटेंशन यूज़ करी थी हमने, हाँ विजुअल स्टूडियो कोड हमने यूज़ किया था। फिर कल एक फाइल क्रिएट करी थी सी लैंग्वेज के लिए, तो हमने एक्सटेंशन के बारे में बात करी थी कि डॉट के बाद हम एक्सटेंशन लिखते हैं। EXE तो जनरेट हुई थी ना, हमने जो कोड लिखा था खुद से उसकी फाइल को सेव करने के लिए हमने यूज़ करा था .cpp। तो फॉर एग्जांपल हमने एक सोर्स कोड लिखा, यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका कोड रन कैसे होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अज्यूम करो आपने प्रोग्राम लिखा और मैंने फाइल को सेव कर दिया विद द हेल्प ऑफ नेम x.cpp, क्योंकि फाइल का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस लास्ट में आपको cpp लिखना है। तो हमने सोर्स कोड लिखा। अब सोर्स कोड क्योंकि ह्यूमन ने लिखा है तो वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है, क्योंकि ह्यूमन उस कोड को रीड कर पा रहा है, समझ पा रहा है, लिख पा रहा है। सोर्स कोड लिखने के बाद आप क्या करते हो, उस कोड को रन कर देते हो। तो रन होने के बाद होता क्या है कि आपका कोड जाता है कंपाइलर के पास। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर का मेन काम यही है कि जो भी ह्यूमन ने कोड लिखा है उसको वो कन्वर्ट करता है। किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर या फिर मशीन कोड के अंदर, मशीन कोड। और यहाँ पर जो आपके पास फाइल क्रिएट होती है
वो फाइल होती है, मतलब फाइल तो आपकी सेम ही नाम से क्रिएट होगी, लेकिन एक्सटेंशन बन जाती है .obj। ये इंटरनल फाइल होती है, ये हमें नहीं दिखती इतनी। तो हमने सोर्स कोड लिखा जिसको हमने सेव किया x.cpp नाम से, फिर हमने उस कोड को रन कर दिया। रन किया मतलब कंपाइलर के थ्रू भेजा, मतलब वो तो अपने आप जाएगा। जैसे हमने कोड को एग्जीक्यूट किया, हमारा सारा कोड गया कंपाइलर के पास। कंपाइलर का काम था कि जो भी हमने कोड दिया है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना। तो हमारे पास मशीन कोड आ गया, और वो मशीन कोड है हमारे पास x.obj के अंदर। मतलब अब जो मशीन है वो इस कोड को रन करेगी। मशीन कभी इस कोड को नहीं समझ सकती थी, तो बीच में हमने कंपाइलर रखा है। तो कंपाइलर ने क्या करा, हमने जो कोड लिखा था उसको उस लायक बनाया कि मशीन समझ पाए। तो अब हमारे पास मशीन कोड है जो कि रन होगा। तो अब आप इस कोड को रन करोगे, मतलब एक्चुअल में आपका ये रन होता है बैकग्राउंड के अंदर, और रन करने के बाद आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ये आपकी आउटपुट है। और आपकी आउटपुट किस फाइल के साथ आती है, तो आपकी आउटपुट आती है exe फाइल के साथ। और नाम क्या होगा, नाम फाइल का सेम ही होगा x.exe। तो ये है आपके पास कंप्लीट फ्लो कि जब आप कोड को रन करते हो लिखने के बाद तो वो रन कैसे होता है। तो जैसे कोड लिखा आपने रन कर दिया अपनी फाइल को। रन करते ही सबसे पहले कोड आपका कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर का काम होगा कि जो भी ह्यूमन ने कोड लिखा है उसको मशीन के समझने लायक बनाना। तो समझाने लायक बनाने के लिए आपका डाटा कोड सारा मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होगा। फाइल का नाम बनेगा x.obj, मतलब आपकी फाइल का नाम जो भी आपने दिया है .obj। फिर आपका मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आउटपुट मिलेगी, और आउटपुट आपको मिलती है फाइल नेम .exe फॉर्मेट में। तो आपको याद होगा जब हम कल कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो आपके पास एक exe फाइल जनरेट हो रही थी, हम उसी exe फाइल को रन कर रहे थे, क्योंकि exe फाइल के अंदर ही आपके पास आपकी आउटपुट आती है। कुछ पूछना है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का? तो ये जो x.obj वाली फाइल है ये एक्चुअली में नहीं बनती, क्योंकि कल जब हमने एग्जीक्यूट किया था तब x.obj तो नहीं बनती, तो ये इंटरनली बनती है सिर्फ। ये सिर्फ इंटरनली बनती है, क्योंकि ना डेवलपर का रोल है इस फाइल के अंदर, ना यूज़र का रोल है। बेसिकली ऐसे समझो कि CPP फाइल इज़ फॉर डेवलपर। तो डेवलपर क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग कोड कर रहे हैं। और ये जो exe फाइल होती है ये किसके लिए आती है, यूज़र के लिए। तो ये डेवलपर के लिए, ये यूज़र के लिए। और ये बीच में जो obj क्रिएट होती है ये मशीन के लिए होती है। तो मशीन का हमारे साथ कोई रोल नहीं है, लिंकअप नहीं है। और अगर हमें मिल भी जाती है फाइल तब भी हम उसका डाटा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा। तो वहाँ पे 0101 करके एक बहुत बड़ी फाइल होगी। तो हमारा जो कनेक्ट रहता है वो सिर्फ डेवलपर फाइल के साथ रहता है, और लास्ट फाइल जो कि हमें मिलती है एज ए यूज़र। और मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो वो होती है exe के साथ। किया पहले आपने कोई फाइल डाउनलोड? यस। लास्टली आपने VS कोड इंस्टॉल किया था। तो अगर आप चेक करोगे VS कोड जब आपने डाउनलोड किया है वो भी exe फाइल के अंदर डाउनलोड हुआ है। कल आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, कौन सा किया था, विन बोल के जो भी था, वो भी आपका exe ही डाउनलोड हुई है। तो जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो यूज़र के लिए होता है, हमारे लिए होता है, और वो हमेशा में एक exe फाइल के अंदर ही मिलेगा। अब आपको ये भी नहीं सोचना है कि आप उस लेवल के सॉफ्टवेयर बना पाओगे, क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम जो भी कोड लिखते हैं या फिर हमारे पास जो भी आउटपुट आती है वो किस तरह की आउटपुट होती है, CUI, कंसोल यूज़र इंटरफेस, या फिर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। हमें आउटपुट कंसोल के अंदर मिलेगी, टर्मिनल के अंदर मिलेगी टेक्स्ट फॉर्मेट में, सिंपल। मतलब ब्लैक स्क्रीन होगी बैकग्राउंड के ऊपर और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा जो हमारी आउटपुट होगी। अगर आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, जैसे नोटपैड हो गया, पेंट हमने देखा, अगर आपको वो क्रिएट करना है उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, VC++। अगर आपको उस लेवल के सॉफ्टवेयर क्रिएट करने हैं तो ये भी आपकी exe फाइल होती हैं, ये भी आपकी exe फाइल्स होती हैं। तो क्लियर है ये कि आपका कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब इसके अंदर आपके पास 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर इन दी सेंस कि आप कहाँ पे क्या काम करते हो। जैसे कि सबसे पहले बात करें सोर्स कोड की, तो सोर्स कोड मतलब डेवलपर जहाँ पे कोडिंग करता है, ये फाइल्स वगैरह क्रिएट करता है। तो डेवलपर फाइल्स कहाँ पे क्रिएट करता है, जैसे कि हमने VS कोड के अंदर क्रिएट करी थी। तो VS कोड क्या है कि हमारा एक एडिटर, कोड एडिटर, मतलब जहाँ पे भी हम कुछ टाइप करते हैं, यूज़र एडिट करता है कुछ भी, उसको एडिटर बुलाया जाता है। जैसे कि नोटपैड क्या है आपका, एक टेक्स्ट एडिटर। तो हमारे पास जहाँ पे भी हम कोड लिखते हैं, जैसे VS कोड क्या है, हमारे पास एक कोड एडिटर है। तो एक हमें सॉफ्टवेयर यहाँ ज़रूरत पड़ती है,
सेकंड हमें ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर के केस में। तो सेकंड सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि कंपाइलर भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, हमने अभी भी देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक। और थर्ड है हमारे पास आउटपुट को देखने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है कंसोल की, जहाँ पे हमारी आउटपुट शो होगी। तो थर्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जब आप कोड को रन करते हो तो टोटल आपकी कितनी फाइल्स जनरेट होती हैं या कितनी फाइल्स बनती हैं। तो आपका आंसर होगा 3। क्यों होगा? क्योंकि एक फाइल आपके पास ये CPP वाली जनरेट होगी, मतलब ये तो आप ही बनाएंगे। एक आपके पास बनेगी x.obj और एक बनेगी x.exe। तो एक कोड को एग्जीक्यूट करने पे आपकी 3 फाइल्स बनती हैं, ये यूज़ होती हैं। इसी तरह से जब आप इन फाइल्स को रन करते हो तो कितने सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो टोटल 3 सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एडिटर, ये कोई भी हो सकता है, चाहे आप टर्बो C++ यूज़ कर लो, चाहे आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो एक एडिटर, एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एक कंसोल की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमारी आउटपुट शो होगी। अगर आपको कंसोल नहीं समझ आ रहा है तो लास्ट जो हम CMD कर रहे थे यहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट, ये आपका कंसोल है, ये एक टर्मिनल है, तो इसी को बुला रहे हैं हम बार बार। तो 3 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्लियर आपको? तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं IDE के बारे में। ID क्या होता है? ID सिंपली स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आपके पास काफ़ी अलग अलग तरह के IDE होते हैं। पहली बात कि IDE क्यों ज़रूरी है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये आपकी हेल्प करता है कोड को ईजी वे में रन करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमें 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है अगर एक C का कोड रन करना है, एडिटर, कंपाइलर और कंसोल। ID क्या करता है? ID आपको एक इन्वायरमेंट बना के देता है। किस तरह का इन्वायरमेंट? जिसके अंदर सारी सारे सॉफ्टवेयर और सारी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए। जैसे हम कल VS कोड यूज़ कर रहे थे, VS कोड भी आप एक ID की तरह समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मार रहे थे। हमने कोड लिखा, कोड को रन किया, ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस हुआ और आपको लास्ट में एक EXE फाइल मिल गई, उसको आप वहीं पे रन कर पा रहे हो। तो VS कोड क्या आपका एक IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपके सारे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर लिंक होते हैं किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ये आपका IDE है, VS कोड आपका एक IDE है। ऐसे ही पाइथन की बात करें तो पाइथन को भी आप रन कर सकते हो। तो सेम मतलब जो आप रन कर पा रहे हो एक ही जगह पे, वो आपका IDE होता है। फॉर एग्जाम्पल VS कोड। क्या HTML हमारा एक IDE है? तो HTML हमारा IDE नहीं है। IDE क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने कोड किया इसका VS कोड के ऊपर, लेकिन इसकी आउटपुट देखने के लिए आप ब्राउजर के ऊपर जा रहे हो, तो आपको एक अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, वेब सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है। तो HTML का कोड रन करने के लिए आप एक सिंगल IDE की हेल्प नहीं ले सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए जहाँ पे आप आउटपुट देख पाओ। लेकिन जब हम C का कोड रन कर रहे थे, हमें आउटपुट भी सेम ही सॉफ्टवेयर के अंदर दिख रही थी। तो ये आपके IDE होते हैं, बहुत सारे IDE होते हैं आपके पास जिनको आप यूज़ कर सकते हो। टर्बो का नाम सुना वैसे आपने पहले? टर्बो C++? नाम सुना हुआ है शायद काउंसलिंग वगैरह में। ओके, मतलब हम VS कोड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो सिंपल है। अगर आप चाहो तो आप अपने सिस्टम में टर्बो C++ भी इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब सेम ही कोड होता है जो आप वहाँ पे करोगे या यहाँ पे करोगे, सेम ही है सारा कुछ। करना है आपको टर्बो C++ इंस्टॉल अपने सिस्टम में। वैसे सिंपली आपको ज़्यादा एफर्ट्स तो नहीं मारने, उसके लिए गूगल के ऊपर जाना है और टाइप करना है डाउनलोड टर्बो C++। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आई थिंक। क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा है डाउनलोड टर्बो C++। बस इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे, एक EXE फाइल आएगी, फिर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लोगे आप। फिर अगर कर लोगे इंस्टॉल तो बता देना, फिर मैं आपको रन करना भी बता दूंगा कैसे करना है इसके ऊपर। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि टर्बो C++ इज़ वेरी बेसिक इन द सेंस कि अगर इमेजेस के अंदर होगा इस तरह का, तो बिगिनर्स के लिए मतलब इस तरह की फीलिंग होती है, खुद से हर चीज़ टाइप करना, बिल्कुल बेसिक सा कोड जैसे खुद ही बना रहे हैं कुछ। VS कोड के अंदर आपको थोड़ी बहुत सजेशन मिलेंगी, UI अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा कुछ ऐसे देखने को मिलता है टर्बो के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर जगह पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कोड को रन करने के लिए या तो कंपाइलर का यूज़ कर रही होती है या तो इंटरप्रेटर का यूज़ कर रही होती है। तो कंपाइलर को ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल आपने कोड लिखा C++ के अंदर, तो
कंपाइलर यूज़ कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर, तो होगा क्या, जैसे आप कोड को रन करोगे कंपाइलर पूरी की पूरी फाइल को एक ही बार में रीड करेगा। आपने जितना भी कोड लिखा है पूरी की पूरी फाइल को एक ही बार में रीड करेगा। अगर रीड करते टाइम उसको कोई एरर मिल गया तो क्या होगा, आपकी वो EXE वाली फाइल जनरेट नहीं होगी, मतलब आउटपुट नहीं आएगी आपकी। अगर आपने 10,000 लाइन्स का कोड लिखा है और एक लाइन के अंदर दिक्कत है तो क्या होगा कि आपको एरर मिल जाएगा लेकिन आपको EXE वाली फाइल नहीं मिलेगी। तो कंपाइलर इस तरह काम करता है, मतलब पूरे पूरे कोड को एक ही बार में पढ़ता है, एरर मिल गया तो आपको एरर शो कर देगा, फाइल नहीं देगा। इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है, इंटरप्रेटर जैसे कि पाइथन इंटरप्रेटर का यूज़ करता है और भी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर कोड लिखा है इंटरप्रेटर के अंदर, मतलब वो लैंग्वेज जिसके जो इंटरप्रेटर यूज़ कर रही है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट आपको साथ साथ मिलती जाएगी, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन। मतलब इंटरप्रेटर एक सिंगल करके लाइन को एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन कोड रन करता है, लाइन बाय लाइन। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पूरे पूरे पेज को, पूरे पूरे कोड को एक ही बार में रीड करता है। तो ये डिफरेंस होता है सबसे बड़ा कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर। तो सिंपली अगर एरर आ जाता है तो कंपाइलर आपको पलटकर कुछ भी नहीं देगा, नो फाइल। और इंटरप्रेटर क्या देगा, जितना कोड आपने प्रिंट करके, मतलब प्रिंट करने के लिए रखा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन के अंदर एरर आता है तो इसके ऊपर का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन बाय लाइन। और सेकंड चीज़ कि जब आप कंपाइलर की हेल्प लेते हो तो एक्स्ट्रा फाइल्स जनरेट होती हैं। जैसे कि अगर हम C++ के अंदर कोड लिख रहे हैं तो EXE फाइल एक्स्ट्रा जनरेट होती है, आपकी .obj वाली फाइल एक्स्ट्रा जनरेट होती है। तो जब कंपाइलर की हेल्प से आप, मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ कर रही है तो जो भी डाटा जनरेट हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूट करते टाइम, तो वो आपको कुछ फाइलें जनरेट करके देता है एक्स्ट्रा, EXE फाइल, OBJ फाइल एंड सो ऑन। लेकिन इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो कोई एक्स्ट्रा फाइल जनरेट नहीं होती है, आपने कोड लिखा है वो कोड ही डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेनिफिट रहता है आपको। और भी छोटे छोटे डिफरेंसेस आप खुद से पढ़ोगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर क्या है, जैसे कि कुछ तो लॉजिकली देख के समझ आते हैं। जैसे कंपाइलर काफ़ी सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिक्योर। इंटरप्रेटर इतनी सिक्योर नहीं है, इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी बड़ा कोड लिखा C लैंग्वेज के अंदर, कोड लिखा, आपने कंपाइल किया, आपकी EXE वाली फाइल जनरेट होगी। तो फाइल जनरेट हो चुकी है। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि आपका प्रोग्राम की आउटपुट क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, इस EXE वाली फाइल को उठा के उस पर्सन को दे सकते हो। तो वो पर्सन इस फाइल को रन करेगा और रन करके उसको मिल जाएगी आउटपुट। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में क्या है कि यहाँ पे कोई फाइल जनरेट नहीं होती है। अगर कल को किसी को आपको कोड दिखाने पड़ रहा है तो आप नहीं दिखा सकते, मतलब अगर आपको आउटपुट दिखानी पड़ रही है तो आप नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइल जनरेट नहीं हुई है। अगर किसी पर्सन को आपके प्रोग्राम की आउटपुट देखनी है तो उसका पूरा पूरा कोड ही शेयर करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे कोड देने का रिस्क रहता है, लेकिन कंपाइलर्स वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के केस में आपका कोड सिक्योर रहता है, क्योंकि कोड आप दे ही नहीं रहे हो, आप EXE फाइल दे रहे हो जो कि जनरेट या आउटपुट है। ये होगी बेसिक चीज़ें, बाकी 7 से 8 डिफरेंसेस रहते हैं, वो आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे। तो बेसिक का जो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, मैंने जितना बताया सिर्फ उतना ही रखना, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करना।